कौन से विकल्प अरविंद केजरीवाल के पास अब यहां पर रहते हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषक निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर अविरल मलिक जी भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले निरंजन पोद्दार जी का रुख यहां पर हम कर लेते हैं। निरंजन जी, अरविंद केजरीवाल जिस तरह से लगातार पीएम बनने की अपनी जो ललक है वो दिखाते रहे हैं, लेकिन सीएम बनना भी उनका जो सपना था वो अधूरा यहां पर नजर आ रहा है। निश्चित रूप से देखिए, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की हम बात करें तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी अपने सबसे बुरे दौर से इस समय गुजरी है और आने वाला समय उसके लिए मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा संकटकालिक होगा। उसका मुख्य कारण ये है कि जिस तरीके से हम अगर आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल जी दोनों, एक पहले तो आप ये समझ लीजिए दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची है। और अरविंद केजरीवाल जी की जो आदत है, यानी कि उनके अंदर एक बहुत बड़ी आदत ये है कि वो बड़े पावर सीकर है, यानी कि बिना पावर के अरविंद केजरीवाल जी रह नहीं सकते। आपने देखा होगा कि जब आबकारी घोटाले के अंदर इनका जेल जाने की बारी आई, उस समय भी इन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा इसलिए नहीं दिया क्योंकि अगर ये पावर किसी और के हाथ में ट्रांसफर कर देते हैं तो सामने वाला का पता नहीं एक्शन और रिएक्शन कैसा होगा। तो इसलिए, और सबसे बड़ी बात इसके अंदर महत्वपूर्ण बात यह है कि जब से आम आदमी पार्टी बनी है, यानी कि 2012 से आम आदमी पार्टी बनी है, उसके बाद से लगातार अरविंद केजरीवाल जी सर्वोच्च पावर पे रहे हैं। संवैधानिक पावर की बात कर रहा हूं। और ये पहली बार ऐसा है राजनीतिक क्षेत्र में आने का, राजनीतिक जीवन में आने के बाद में अरविंद केजरीवाल जी पहली बार ऐसा है कि बिना किसी पावर, यानी कि संवैधानिक रूप से उनके पास अभी कोई पावर नहीं है। अब ये देखने वाली बात है कि उन्हीं के चेले, यानी कि जो उनके शागिर्द हैं, वो आज उनसे ज्यादा पावरफुल है। अब इसके बाद में वो किस तरीके से एक्ट करते हैं, किसके ऊपर भरोसा। और सबसे एक चीज और महत्वपूर्ण बात यहाँ पे, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी का हम उनका स्वभाव जानते हैं, वो एक दो लोगों के अलावा किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते। बहुत बड़ा मतलब अविश्वास उनके मन में उत्पन्न, एक आशंकाएं उत्पन्न रहती है। तो इसलिए अब वो किसके ऊपर विश्वास करेंगे, एलओपी किसको बनाएंगे, यहां तक भी हमारे पास सूचना आ रही है कि आतिशी शायद अब आम आदमी पार्टी को छोड़ करके और एक बड़ा गुट लेकर के और एक अलग से अपना कोई गुट बना ले, अगर उनको एलओपी नहीं बनाया जाए। इधर गोपाल राय जो सबसे वरिष्ठ नेता है और इस बाबरपुर से लगातार जीतते हुए आ रहे हैं, और इस बार भी उन्होंने, जब आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े छत्रप ढह गए, उस समय गोपाल राय जी बड़े मार्जिन से चुनाव जीत करके आए हैं और जिसको कहते हैं सबसे सेफ सीट बाबरपुर की मानी जाती है। तो उस हिसाब से गोपाल राय जी, और सबसे बड़ी बात, आंदोलन से वो शुरुआत में साथ में, अब अगर आम आदमी पार्टी के अंदर गोपाल राय जी को दरकिनार करके अगर एलओपी आतिशी जी को बनाते हैं तो कहीं ना कहीं गोपाल राय जी के मन में भी असंतुष्टि है। और गोपाल राय जी का इसके अंदर बड़ा कद आम आदमी पार्टी के अंदर है, वो प्रदेश अध्यक्ष भी कई वर्षों से रहे। तो कहने का तात्पर्य एक तो ये है। दूसरी बात, पंजाब की बात करें तो पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, और पंजाब का जो स्वभाव हम जानते हैं कि पंजाबी लोग ज्यादा बर्दाश्त नहीं करते किसी चीज को, बहुत ज्यादा दिनों तक वो किसी चीज को बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं होती है। अब वहां के जो नेता हैं वो शुरू से मुखर। बिल्कुल निरंजन जी, जिस विकास मॉडल की, जिस दिल्ली मॉडल की यहाँ पर नरेश जी बात कर रहे हैं, उसको तो कहीं ना कहीं जनता ने नकार दिया है। चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो या फिर सौरभ भारद्वाज हो, इन सभी की इस बार के चुनावों में हार हुई है। यानी कि जनता ने सीधा संदेश दे दिया है कि अब वो आम आदमी पार्टी के साथ नहीं है। कहीं ना कहीं जो खामियां यहाँ पर रही हैं, या फिर जो कमियां यहाँ पर रही हैं, या फिर भ्रष्टाचार के आरोप जो अरविंद केजरीवाल के उनकी पार्टी के ऊपर लगे हैं, उसका खामियाजा यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को भुगतना पड़ा है। रूप से देखिए अंकिता जी, सबसे पहली बात तो आप ये समझिए, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी बनी थी वो कहीं ना कहीं एक, उसके बाद में इनके अंदर एक अहंकार की राजनीति आ गई। देखिए आपने देखा होगा कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी के बोल थे, अभी चुनाव के दौरान भी जिस तरीके से इन्होंने इनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी आपको तो 100 साल लगेंगे दिल्ली चुनाव जीतने के लिए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इतना अहम और वहम जिस पार्टी या जिस भी राजनीतिक व्यक्ति में आ जाती है, जनता उसको कहीं ना कहीं सबक सिखाती है। रही बात आपने जो भ्रष्टाचार के आरोपों की बात करी,
तो देखिए अभी तक तो वो आरोप थे, लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने इन आरोपों को राजनीतिक परिक्षेत्र में ये ले आए थे, क्योंकि ये अरविंद केजरीवाल जी की स्वयं बयानबाजी है कि अगर आप मुझे ईमानदार समझते हैं, मेरे को अगर आप क्लीन समझते हैं, तो मुझे चुनाव जिता करके दोबारा से मुझे अगर आप भेजते हैं तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, और अगर आप मुझे चोर समझते हैं तो मुझे वोट दे करके मुझे हरा करके घर बैठा देंगे। तो कहीं ना कहीं आज अगर वो उसी क्राइटेरिया या उसी पैमाने को अगर वो मानेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी को स्वयं जनता की अदालत में जो वो कह रहे थे कि हम जनता की अदालत में जाएंगे, तो जनता की अदालत में तो मेरे हिसाब से उन्होंने उनके कहे अनुसार वो चोर साबित हो चुके हैं। वो अलग बात है। देश की जो संवैधानिक कोर्ट है या संवैधानिक अदालत है, वो उनको कब तक उनके ऊपर निर्णय कर पाएगी, ये अब देखने वाली बात है। तो कहने का तात्पर्य ये है, अगर आप नैतिक रूप से देखें तो बिल्कुल मेरे हिसाब से नैतिक रूप से बिल्कुल गिरावट आ चुकी है, बिल्कुल पतन आ चुका है। अगर संवैधानिक रूप से देखें तो संवैधानिक रूप से भी बहुत बड़ी गिरावट है। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा मूव है, वो ये देखने वाला है कि कांग्रेस अब किस तरीके से खेलती है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस की अभी तक की हमने राजनीति या कांग्रेस की अभी तक हमने रणनीतियां देखी है, रणनीतिक गुने देखी है, कि आज की तारीख में मुझे ऐसा लगता है कि अगर कांग्रेस सही मायने में उनके राजनीति करने जाएंगे, तो वो ये नहीं चाहेंगे अरविंद केजरीवाल जी को दोबारा दिल्ली में उठने का मौका मिले, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली के अंदर पूरी की पूरी शक्ति थी, जो शक्ति थी, चाहे उसके अंदर इनके नेता हो, इनके कार्यकर्ता हो, इनका कैडर हो, इनके वोटर हो, सारा का सारा कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से आया हुआ था, यानी कि वो सारा का सारा आयातित था। अब अगर कांग्रेस मान लीजिए इनके साथ दोबारा से भारतीय जनता पार्टी से राजनीतिक वैमनस्य को लेकर के इनको दोबारा से इनको अगर सांस लेने का या इनको दोबारा से उठने का अवसर देती है, तो कहीं ना कहीं ये इनकी राजनीति के अंदर दोबारा से हो सकता है, दोबारा से जिसको कहते हैं पुनर्जीवित हो जाए। लेकिन अगर कांग्रेस अब अगर इस चीज को लेकर के चले कि 2030 का विधानसभा चुनाव केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में होना चाहिए, तो निश्चित रूप से कांग्रेस भी चाहेगी कि अब आम आदमी पार्टी को दोबारा से उठने नहीं दिया जाए। लेकिन निरंजन जी, भ्रष्टाचार की तलवार भी ऊपर लटकी रही है, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात के संकेत दे दिए हैं, और अब हार के बाद यहां पर अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के तमाम नेताओं के ऊपर जो भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं उससे जो जुड़ा हुआ मामला है, अब उस केस में तेजी यहां पर देखने को मिल सकती है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की जो संयोजक वाली कुर्सी भी है वो भी हाथ से जा सकती है, जेल तक उनको जाना पड़ सकता है। निश्चित रूप से देखिए, जैसे आपने देखा होगा कल ही एक संकेत आ गया कि जिस तरीके से श्रम घोटाले के अंदर, यानी कि जो दिहाड़ी मजदूर, कंस्ट्रक्शन मजदूर जो है, उनके लिए जो सेस लगाया था दिल्ली सरकार ने, और उसके घोटाले की जिस तरीके से कल एसआईटी की बात हो रही थी, तो अभी तो आपको मैं बता रहा हूं, जल बोर्ड घोटाला, डीटीसी घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, दवा घोटाला, बहुत सारी चीजें हैं जिनकी फाइलें खुलेंगी। अब राजनीति के अंदर देखिए कुछ नहीं कहा जा सकता। मेरा ये मानना है कि भारत की राजनीति के अंदर कभी भी हर बार 2-2-4 नहीं होता, कई बार 2-2-3 भी होता है, कई बार 2-2-5 भी होता है। अब अरविंद केजरीवाल जी अगर अंदर खाते मान लीजिए अपने लाइजनर भेज करके कहीं ना कहीं मोदी जी से क्षमा याचना कर लेते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी हम ये चीज को मान सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को अगली बीएसपी बना देगी। बीएसपी कैसे कि अगर अपोजिशन को कहीं से काटना है, तो जैसे आपने देखा होगा कि पिछले लगभग 8-10 वर्षों से बीएसपी की जो राजनीति है उसके ऊपर आप एक बार दृष्टिकोण डालेंगे कि जहां भारतीय जनता पार्टी को सूट करती है वहां पे वो कैंडिडेट खड़ा कर देते हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी चाहती है वहां से वो अपनी कैंडिडेट नहीं देते। तो हो सकता है अंदर खाते कुछ सेटिंग हो जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी नहीं चाहेगी कि आम आदमी पार्टी देश से बिल्कुल खत्म हो जाए। निरंजन जी, ईडी ने तो पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी को ही यहाँ पर आरोपी बनाया गया है, अगर अदालत भी ये मान लेती है तो पूरी की पूरी पार्टी खत्म हो जाएगी। देखिए अंकिता जी, मैंने आपको क्या बोला कि भारत की राजनीति में हर बार 2-2-4 नहीं होता, कई बार 2-2-3 भी होता है, कई बार 2-2-5 भी होता है। मैं जो कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी कि आम आदमी पार्टी खत्म हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी एक बहुत बड़े राजनीतिक टूल के रूप में प्रयोग हो चुके हैं। चाहे गोवा का चुनाव देख लीजिए, उत्तराखंड का चुनाव देख लीजिए, गुजरात का चुनाव देख लीजिए, या तमाम जहां जहां कांग्रेस से सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी की थी, वहां अरविंद केजरीवाल जी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिकल टूल के रूप में काम आए। अब रही बात
यहाँ पे ये है कि जो एक द्वेष की और जहरीली राजनीति थी, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जैसे ही चुनाव परिणाम आए, आशंकाएं जताई जा रही थी कि अब आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की चुनाव आयोग की निष्पक्षता को और ईवीएम को बड़ा मुद्दा बनाएगी और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन उसमें लामबंद होगा। लेकिन आपने देखा होगा कि जैसे ही चुनाव परिणाम आए, सारी की सारी पार्टी उस बात को लेकर के खामोश है। यहां तक कि अंदर से पता चल रहा है कि आम आदमी पार्टी ने अपने जो वरिष्ठ प्रवक्ता है उनको भी कह दिया है कि अब भारतीय जनता पार्टी के लिए विस्मरण नहीं करेंगे, जहरीले बयान नहीं देंगे। यानी कि कहीं ना कहीं जो मैं कह रहा हूं कि अंदर खाते कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ एक लाइजनिंग की स्थिति आम आदमी पार्टी करना चाहेगी। इसका मुख्य कारण आपको मैं बताऊं, जितनी फाइलें इनकी तैयार हो रखी है अंकिता जी, अभी तक अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे और जिस तरीके से इन्होंने 3-3 करोड़ 4-4 करोड़ रुपए पर हियरिंग वाले इन्होंने वकील अपने लिए नियुक्त किए। अब वो अगर उन्हीं वकीलों से अपनी अगर वकालत करवाते हैं तो 3 करोड़ 4 करोड़ रुपए उनकी देने की क्षमता नहीं है। उस समय दिल्ली सरकार ये पैसा चुका रही थी क्योंकि वो पदस्थ मुख्यमंत्री थे। तो कहने का तात्पर्य अब उनको भली भांति पता है कि जो कानूनी पचड़े हैं उनको वो झेल नहीं पाएंगे और वो उनसे निपट नहीं पाएंगे। तो इसलिए अब उनके पास केवल एक ही चारा है कि कहीं ना कहीं अंदर खाते भारतीय जनता पार्टी के साथ थोड़ा सा जो एक वोमेनस्य था या एक जो कड़वाहट थी उसको कम करके, और जिस तरीके से भारत की राजनीति के अंदर चलता है कि न तुम हारे न हम हारे, तुम्हारी भी जय जय हमारी भी जय जय, तो उसी प्रकार की राजनीति अब आम आदमी पार्टी मेरे ख्याल जी बिल्कुल। तो कानूनी पचड़ा तो है ही, सियासत को सियासी भविष्य को लेकर यहाँ पर संकट खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के पास अब रास्ते यहाँ पर क्या बताएं, बहुत संक्षेप में निरंजन जी आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी के पास मैंने आपको बताया कि मात्र इस समय एक ही रास्ता है और वो ये है कि अगर इनके लाइजनर जाकर के भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, उनके साथ कहीं ना कहीं अगर कड़वाहट कम करने में अगर सक्षम हो पाते हैं तो इनका राजनीतिक भविष्य आगे सर्वाइवल वाली पोजीशन रहेगी। और अगर मान लीजिए ये अभी भी वही जहरीली और जो जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप किया, यूं कहें कि कीचड़ उछालने वाली राजनीति करते रहेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति तो छोड़िए, संयोजक के पद पर क्या रहेंगे या वो भी कुर्सी बदलेगी? जी, संयोजक के पद पर क्या बने रहेंगे या वो भी कुर्सी चले जाएगी? देखिए, ऐसा है, संयोजक के पद के ऊपर जब तक आम आदमी पार्टी है अरविंद केजरीवाल जी रहेंगे, क्योंकि आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल जी मतलब आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी मतलब अरविंद केजरीवाल जी, क्यों ये दोनों के एक पर्यायवाची है। और इसके अंदर ऐसा अरविंद केजरीवाल जी संवैधानिक रूप से तो अभी कोई उनके पास पावर नहीं है, केवल एक राजनीतिक पावर उनके पास है कि अपनी पार्टी के संयोजक है। अगर वो पावर भी उन्होंने किसी और को दे दिया तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की हमने आदत देखी है, उनका हमने स्वभाव देखा है कि वो शुरू से पावर सीकर स्वभाव उनका रहा है, यानी कि एब्सोल्यूट पावर एक ही हाथ में रहे। तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि वो कहीं संयोजक पद छोड़ेंगे या ऐसा कोई जोखिम मोल लेने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अपनी सीट गंवा दी है तो क्या राज्यसभा के रास्ते वो जाएंगे? अब ये देखने वाली बात है, क्योंकि देखिए अभी मुझे ऐसा लगता है कि राज्यसभा तो अभी दूर की कौड़ी है, क्योंकि राज्यसभा तो अभी पंजाब के अंदर लगभग मेरे हिसाब से 2 साल का उनका कार्यकाल बचा हुआ है। और उसके बाद में अभी पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति रहेगी, वहां एकजुटता बनी रहेगी या वहां पर भी कोई विखंडन होगा, कोई विद्रोह होगा, क्योंकि भारत की राजनीति के अंदर कब क्या हो जाए किसी का कुछ नहीं पता। बिल्कुल। तो अरविंद केजरीवाल के सियासी भविष्य को लेकर अब बड़ा संकट यहाँ पर खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है और सबकी नजर यहाँ पे टिकी हुई है कि आखिर अरविंद केजरीवाल का अगला कदम क्या कुछ होने वाला है। अब सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।